ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ऐसे इसमें देख सकते हैं कि सीटिंग ऐसी होनी चाहिए। एक चीज, हाँ, अब आप स्केलेटल को देखिए और मैं एरो बनाऊंगा, वो देखना आप। ये मैंने छोटा सा सर्कल बनाया है, ये हमारी टेल बोन है, ठीक है। और हमेशा नोटिस करना है, आप टच भी करके देख सकते हैं, पीछे एकदम पीछे की तरफ होती है हिप एकदम, बट जहाँ पे ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं हल्का सा उसके बटक से 1 इंच नीचे लगा लो मिडल में। और ये हमेशा जमीन से ऊपर मैक्सिमम दूर होनी चाहिए, जितनी जमीन से हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं उतनी टेल बोन को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। टेल बोन जितनी जमीन के पास आएगी उतनी हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी सेटिंग की। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखना भी सभी, आप नोटिस करेंगे ये अभी ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हैं इसमें। जब हम ब्लॉक के ऊपर बैठते हैं तो हम बाद में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ब्लॉक से, तो ब्लॉक पर बैठने से बहुत ही ज्यादा स्पाइन हो जाती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड होल्ड करना। हम्म अभी आप ये देखें, ये नी फ्लेक्शन, अभी एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे बॉडी पार्ट होते हैं। नी फ्लेक्शन लिखा है, नी फ्लेक्शन का मतलब होता है जब हम नी को बेंड करते हैं उसको बोलते हैं नी फ्लेक्शन, ठीक है। लेग लेग से हमने बेंड किया हुआ है, ये हमने किया है। अब एरो देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है हिप फ्लेक्शन। ये हिप फ्लेक्शन होता है जब हम जैसे पवन मुक्त आसन करते हैं, घुटने को अपने चेस्ट के पास लाते हैं या फॉरवर्ड बेंड करते हैं, सारे फॉरवर्ड बेंड्स में फ्लेक्शन की मसल्स यूज होती हैं। या मसल्स बता रहे कौन कौन सी यूज होती हैं, ये अब लिखा है यहाँ पर, लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप। ये होता है जब हम वृक्ष आसन करते हैं, जैसे हम पैर को बाहर की तरफ घुमाते हैं, या हम त्रिकोण आसन करते हैं जब हम, मैं कहता हूँ राइट पैर राइट साइड करें, तो ये वो वाली पोजीशन है, लेटरल हिप को घुमाया। जितना अच्छा होगा उतना सीटिंग का पोस्चर अच्छा होगा। अब और अब यहाँ पे लिखा है राइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, मतलब जो हमारा पेल्विक है वो आगे की तरफ हमें पुश रखना है। जैसे हम करते हैं कैट एंड काउ पोज करते हैं, ध्यान दे सकते हैं सभी, जब हम काउ की पोजीशन करते हैं, जब हम हिप्स को पीछे आर्च कर देते हैं, लोअर बैक को आर्च करते हैं, चिन ऊपर ले जाते हैं पूरी, तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करते हैं हम उस टाइम, और ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है इस पोस्चर में। और जब अगर सीधा हमको बैठना है तो बिना एंटीरियर पेल्विक टिल्ट किए हम सीधा बैठना नहीं पॉसिबल। तो ये इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हमेशा होना चाहिए जो हम काउ की पोजीशन में करते हैं। और टेल बोन देख रहे हैं कितनी पास में, अगर हम इसका ऑपोजिट अगर मैं कर दूं, वो होता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। टेल बोन अभी फोटो की तरफ भी देख रहे हैं सभी, टेल बोन को देखें, टेल बोन कितनी ऊपर है जमीन से, क्योंकि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। और अगर आप सभी थोड़ा सा हिप्स को पीछे कर दें, सभी हिप्स को बस थोड़ा सा पीछे कर दें, मेरी तरफ ना देखें, बस हिप्स को थोड़ा सा पीछे कर दें, आप देखेंगे कि जो टेल बोन है वो जमीन के पास चली जाएगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेल बोन जमीन से पूरी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ लिखे है लोअर वर्टिब्रे इन अ न्यूट्रल पोजीशन, स्लाइड लंबर लॉर्डोसिस। जो लोअर बैक का जो नेचुरल कर्व होता है इसको इंग्लिश मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं लॉर्डोसिस। लंबर का मतलब लोअर बैक का रीजन, और लॉर्डोसिस का मतलब होता है जो नेचुरल कर्व होता है। तो ये लोअर बैक में नेचुरल कर्व रहना चाहिए जब हम सिटिंग में होते हैं। स्टैंडिंग में तो नेचुरल कर्व आ जाता है अपने आप, लेकिन सिटिंग में हमको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी ये कर्व बनाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम बैठे हो, घर पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, टॉयलेट में बैठे हो, काम कर रहे हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी लोअर बैक की पोजीशन क्या है, क्या वो नीचे की तरफ झुकी तो नहीं, क्या मेरी टेल बोन नीचे तो नहीं जा रही, क्या मैं टेल बोन ऊपर खींच के रख रहा हूँ, क्या मेरी लोअर बैक फ्लैट तो नहीं हो रही है, क्या मेरी लोअर बैक अंदर है कि नहीं है। ये चीज का पूरे दिन में ध्यान देना होता है, पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी कैसे बिहेव
किस क्या पोजीशन में है मेरी स्पाइन। थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे आप ये एरो बनाई है येलो कलर की, आप देखेंगे तो ये येलो मतलब ये कर्व है हल्का सा, तो ये कर्व होना चाहिए लोअर बैक में हमेशा। अब ये थोड़े वीडियो अब ये देखे, थोड़ा सा इसमें बता रहा है कि ये एक सेकंड मैं इतना इसमें ये ऐड कर देता हूँ, आप लोग सबटाइटल पढ़ सकते हैं इफ यू लाइक। नॉर्मल रेंज में 60 डिग्री होता है, लेकिन जब हम क्रॉस लेग्स करते हैं तो रेंज 60 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो हो जाता है 90 डिग्री। जो ये एकदम कंफर्टेबली कर सकते हैं, जो ये पोजीशन अभी स्केलेटन ने की हुई है, इसका मतलब वो स्पाइन आराम से बैठकर सीधी कर सकता है। ये कह रहा है कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो घुटने धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, जिनकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होगी उनके घुटने नीचे भी लग सकते हैं जमीन पर। चेन रिएक्शन होता है ये, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में इनफ्लेक्सिबिलिटी वो ट्रांसफर होती है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये वाला बेस्ट वीडियो है अभी। हिप जॉइंट्स और बैक रीजन की अभी हम चर्चा करते हैं इसमें कि कैसे होता है सिस्टम। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल ये बेस्ट सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो कैसा जाता है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, एंटीरियर टिल्ट है, हल्का सा कर्व है। ठीक है, लेकिन अगर इनफ्लेक्सिबिलिटी है तो होगा क्या। अब जो इमेज है सामने आपके, इसको देखे ध्यान से। हम लोग मैक्सिमम ऐसे ही रहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे ही नहीं करना कभी भी। ऐसी इस पोजीशन का मतलब है हम बहुत ही ज्यादा तरह का अलग अलग तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो अभी सारा इसमें बताएगा कि अगर आप स्क्रीन पे जैसे आ रहा है 1 पॉइंट रिस्ट्रिक्शन इन द थाई, जितनी थाई में इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी वहां से सारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। अब इस इतने सारे चेन रिएक्शन आएंगे। पहला चेन रिएक्शन है कि लिफ्टिंग, आप देख रहे हैं लेफ्ट में एरो पर लिखा हुआ है लिफ्टिंग द नीज। जिनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके घुटने सबसे पहले ऊपर उठेंगे, जिनकी हिप जॉइंट्स में इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा। अब आप ये देखा, इसमें एरो आप उल्टा बना हुआ है, जो आप पेल्विक पर एरो देख रहे हैं वो उल्टा बना हुआ है। उल्टा का मतलब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है। अब हम इसमें कैट की पोजीशन कई बार बना लेते हैं। अगर हम टेल बोन को नीचे लेके जाएंगे तो वो कैट की पोजीशन बन जाएगी। हमें कैट कभी भी नहीं करना सिटिंग पोस्चर में। कैट करेंगे मतलब ये पोस्टीरियर टिल्ट हो रहा है, और पोस्टीरियर टिल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना कभी भी। मतलब करना है लेकिन सिटिंग पोस्चर में नहीं करना। सिटिंग में हमेशा इंटीरियर रखना है, मतलब काव वाली पोजीशन याद रखना है, सिटिंग वाली काव वाली पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया ना, ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा देखना, ये जो देख रहे हैं वो एकदम मैंने अब फोर्थ लिखा है फ्लैटनिंग ऑफ द लोडोसिस। लोडोसिस का मतलब होता है जो नेचुरल कर्व होता है हमारी लोअर बैक में। अब यहाँ पे वो अब फोर के आगे उसके लेफ्ट में लाइन बनी एकदम सीधी बन गई, तो स्पाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम सीधी कर देते हैं यहाँ से, और क्योंकि बैंड हो गया तो इस चीज का ध्यान रखना है। कर्व नहीं है तो मतलब स्पाइन सीधी नहीं है। ये हमेशा हम टच करके भी देख सकते हैं, खुद से फील भी कर सकते हैं कि स्पाइन लोअर बैक जो है हमेशा एक हाथ से हम हमेशा टच करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नुकसान हो गया। अब इससे होगा क्या, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ हो गया ये वाला। एक और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है पीठ ऐसे बैठने का। ये है अगला फिफ्थ लेके काइफोटिक पोजीशन। काइफोटिक पोजीशन होती है हंच बैक, जब हम वो अपर बैक को हल्का सा मोड़ देते हैं वो होती है हमारी हंच बैक। तो ये काइफोटिक पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा रिस्ट्रिक्टेड रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राणायाम में सबसे ज्यादा काम यही वाला पॉइंट करता है कि जब हमारी पीठ सीधी नहीं होगी तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब रुका हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब जो हम ब्रेथ लेते हैं
तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। रुकने का मतलब शॉर्ट हो जाएगी, हम 100 कैपेसिटी पर लंग्स को यूज नहीं कर सकते। आप जैसे आप इमेज की तरफ देखें, आप रिब गेज देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ चेस्ट को सामने पॉइंट करें, चेस्ट को सामने पॉइंट करें हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ। तो अगर हम चेस्ट को सामने नहीं पॉइंट करेंगे तो सांस हम नहीं ले पाएंगे, तो हम ब्रेथ को इंप्रूव ही नहीं कर सकते। हमारा पर्पस ये है कि हम ब्रेथ को इंप्रूव करना है हमने। तो जब प्राणायाम करते हैं और ये पोजीशन है, तो प्राणायाम का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आप स्कूल भी गए लेकिन लेक्चर नहीं अटेंड किए, मतलब ये वाली बात होगी कि फायदा कम मिलेगा। इसलिए बीट सीधी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रेस्पिरेशन। थोड़ा सा और चलते हैं आगे। और ये आप देखो एरो देख रहे हैं, वो एकदम से शिफ्ट हो रहे हैं ना आगे से पीछे। जब हम अभी सभी स्क्रीन की तरफ ही देखें, मोबाइल को चाहे हाथ में पकड़ लें और हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दें, आप देखेंगे कि बॉडी का वेट भी थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर हिप्स को थोड़ा सा टेल बोन को जमीन के पास ले जाएंगे, ऐसे करने की कोशिश करें जैसे ये स्केलेटल कर रहा है, तो आपको नोटिस होगा कि बॉडी का वेट जैसे पीछे जा रहा हो। तो हमको ये नहीं करना। अगर बॉडी का वेट हल्का सा पीछे आता है तो लंबर पे जो हमारी स्पाइन होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमको वो नहीं करना। हम नहीं चाहते कि बॉडी का वेट पीछे शिफ्ट हो, बॉडी का वेट आगे की तरफ रखना होता है थोड़ा। ठीक है, अब ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है हिप फ्लेक्सर्स। बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ये हमारी, ये हमारी थाइज में होती हैं। और एक सेकेंड, ये हमारी थाइज की होगी। तो आप धूप तो नहीं लगी? हाँ ठीक है, ये फ्लेक्सर्स हो गए। आगे चलते हैं। जब हम लेग रेजिंग नहीं करते लेट के, तो सबसे ज्यादा हिप फ्लेक्सर्स का दम लगता है। लेग रेजिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच भी चाहिए होता है हमें, उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। और जब हम लेग रेजिंग कर रहे होते हैं, जिनकी लेग रेजिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो समझ सकते हैं कि हिप फ्लेक्सर्स में स्ट्रेंथ कम है। और ये हमारा मेन कोर का मसल, जैसे मैं कहता हूँ कि कोर बनानी है, कोर बनानी है। रेक्टस एब्डोमिनस, ये एक्चुअल टर्म है मसल्स की जिनको हम एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। कोर जिसको कहते हैं, ये हमारा एब्डोमिन के एकदम मिडल में होता है, लंबाई में होता है। ये है हमारी कोर की एक्चुअल मसल। अगर नेट पे भी डालेंगे कि कोर की मसल्स कौन सी हमारी, तो ये रेक्टस एब्डोमिनस उस मसल का नाम है। यस यस, ऊपर से साइड में भी होती है वो, ओब्लिक्स की दूसरा, उसका दूसरा नाम होता है। कोर भी उसको भी कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोर नहीं कहते। एक्चुअली हिप फ्लेक्सस को भी कोर कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसे कोर नहीं बोला जाता क्योंकि वो लिंक्ड में आती हैं। रेक्टस एब्डोमिनस मेन पूरी की पूरी कोर की है। बाकी जो मसल्स हैं, जैसे जो पहले देखी थी हिप फ्लेक्सस, ये कोर भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। लेकिन रेक्टस एब्डोमिनस सारी की सारी कोर है। हाँ जी, यस यस, वो है रेक्टस एब्डोमिनस जो एब्डोमिनस है। बिल्कुल ऐसी नहीं, दो तो मसल दिखाई है बस ऐसी, कैसी होनी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखें। आ, आ, मोबाइल की तरफ भी देख सकते हैं। अब जैसे जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वो 33 उसमें ऐसे बोन्स होती हैं। अब राइट साइड में ये देख रहे हैं, ये बना हुआ है, सॉरी कहाँ चला गया। बस इसमें देखें, जो राइट साइड में ये बोन्स बनी हुई है, ये वर्टिब्राज हैं, ठीक है। अब हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्लिप डिस्क हो जाती है ना। तो वो डिस्क ओरिजिनल में एक डिस्क ही होती है, जेली की शेप में होती है, और हर वर्टिब्रा के बीच में होती है। तो 33 वर्टिब्राज हैं, 26 उसमें से हमारी वर्किंग वर्टिब्राज होती है। तो आप ले लीजिए 26 डिस्क होती है हमारी स्पाइन में। तो जब हम आगे बेंड करते हैं तो ये डिस्क थोड़ी सी आप पीछे चली जाती है, जब हम बैक बेंड करते हैं तो डिस्क थोड़ी सी आगे चली जाती है। ठीक है, ये हमें मूवमेंट में करती है। जैसे दो प्लेटफॉर्म के बीच में एक स्लाइड डाल दिया ताकि दबे ना आपस में और फ्लेक्सिबिलिटी आए। ठीक है, अब जब हम टेढ़ा मतलब फॉरवर्ड फ्लेक्शन में हमेशा बैठते हैं, जब हम हमेशा, अब स्क्रीन पे देखिए, जब हम हमेशा ऐसे बैठते हैं तो हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रा है वो ऐसे प्रेस होने लग जाती है, और इसके कारण स्पाइन में दर्द होता है। जो ये दर्द के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, स्पाइन में जब भी मैक्सिमम दर्द होता है
वो इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट हमने बहुत लंबे समय तक हम ऐसे बैठे हैं, या हमने बहुत लंबे समय से 10, 12, 15 साल से हमने स्पाइन को सीधा ही नहीं किया हो, तो उससे क्या होता है, उससे फिर ये प्रेस होने लग जाती है और फिर धीरे 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 स्पाइन में एकदम से कभी दिक्कत नहीं आती। ये पिछले 10 सालों की दिक्कत होती है जो बाद में जाके पता चलता है कि हमने कितना 10 साल स्पाइन को ऐसे रखा था, और एंड में वो डिस्क दबी और फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी उसमें। तो ये डिस्क नहीं दबनी चाहिए हमारी, क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है इसमें, और फिर इस बंदे की तरह पीठ पे ऐसे दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पीठ सीधी रखनी है, बीच बीच में टेढ़ी कर सकते हैं लेकिन हमेशा सीधी रख लेनी है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बस करना है, हम देखेंगे ये इमेज आप तो चाहे सभी वॉलपेपर भी लगा सकते हैं जिनको लगता है कि पीठ सीधी रखना मुश्किल है। हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे लिखा है स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पेल्विक टिल्ट रहेगा हल्का सा अंदर की तरफ, टेलबोन मैक्सिमम दूर रहेगी जमीन से, ये पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोअर बैक में नेचुरल कर्व मेंटेन रहेगा, वो हमेशा होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान में रख रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेस्ट सामने की तरफ होनी चाहिए। अगर चेस्ट सामने नहीं होगी तो रेस्पिरेशन हमारा अच्छा कभी भी हो नहीं सकेगा। और चेस्ट के साथ चौथा पॉइंट है इसका मेन, गर्दन। गर्दन लंबी होनी चाहिए, मतलब गर्दन आगे नहीं होनी चाहिए, गर्दन पीछे नहीं होनी चाहिए, गर्दन ऊपर की तरफ हमें लंबाई में हमेशा रखना है। जैसे कहते हैं ना, वॉक टॉल, सिट टॉल, स्टैंड टॉल, तो ये टॉल वाली जो पोजीशन होती है ये हमेशा बेस्ट रहती है, ताकि हम लंबाई में स्पाइन को रख सकें, गर्दन भी रख सकें आगे की तरफ। सही है।